अगर मैं आपको ये बताऊं कि ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान जो जंग चल रही है वो असल में न्यूक्लियर वेपन्स को रोकने के लिए नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? क्योंकि धमाकों, मिसाइल स्ट्राइक्स और मिलिट्री हेडलाइंस के पीछे एक बहुत बड़ा ग्लोबल चेस गेम चल रहा है। हो सकता है एक ऐसा गेम जो इन्वॉल्व करता है ऑयल रूट्स जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के बराबर हैं, पावरफुल अलायंस जो मिडिल ईस्ट से साउथ अमेरिका तक फैली हुई हैं, और पॉलिटिकल सीक्रेट्स जो शायद दुनिया को कभी दिखाया ही नहीं गया। कुछ एनालिस्ट तो शॉकिंग सवाल उठाते हैं कि जैसे कि वेनेजुएला इस क्राइसिस से डायरेक्टली कनेक्टेड है, इंटेलिजेंस लीक्स और जेफरी एप्स्टीन फाइल्स एक ही वक्त पर क्यों मेंशन हो रही हैं, और क्या ये जंग पाकिस्तान तक फैल सकती है जो दुनिया के न्यूक्लियर पावर्स में से एक पावर है। आज हम ब्रेक डाउन करेंगे कि जंग का असल टारगेट क्या है, जियोपॉलिटिकल स्टेक्स जो छुपी हुई हैं, इकोनॉमिक बैटल जो पीछे चल रही है, और वो कंट्रोवर्शियल थ्योरीज जो इस कॉन्फ्लिक्ट को ग्लोबल पावर स्ट्रगल से जोड़ती हैं। अगर ये कनेक्शन सच हैं तो ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट वॉर नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल स्ट्रगल की शुरुआत है जो शायद पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को रीशेप कर दे। तो असल में पीछे क्या हो रहा है, आइए इस कहानी को अनकवर करते हैं। ईरान, अमेरिका और इसराइल की दहशतगर्दी के सामने डट गया। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और इराक पर मिसाइलों की बौछार। ईरानी हमलों से इसराइल के शहर रामतगान में तबाही फैल गई। खलीज फारिस में अमरीकी टैंकर पर भी हमला किया गया। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली लारिजानी ने 500 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा कर दिया। सोचिए, एक सुबह आप उठते हैं और मालूम होता है कि मिडिल ईस्ट में जंग शुरू हो चुकी है। अचानक 3 ताकतवर कुव्वतें आमने सामने हैं, ईरान, अमेरिका और इसराइल। मिसाइल्स सरहदों को क्रॉस कर रहे हैं, एयर स्पेसेस दुनिया के आधे हिस्सों में बंद है और ये जंग आपके मुल्क को भी लपेट में ले सकती है। तो कैसा लगेगा? ये कॉन्फ्लिक्ट 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर कोऑर्डिनेटेड एयर स्ट्राइक्स किए, जिसमें इसराइल ने ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन लायंस रोर और अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। इनके टारगेट्स थे ईरान मिलिट्री बेसिस, मिसाइल सिस्टम्स, न्यूक्लियर फैसिलिटी, की गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और प्राइमरी गर्ल्स स्कूल। और याद रखिएगा कि ये वही लोग हैं जो वुमेन राइट्स की हिफाजत को प्रायोरिटी देते हैं और सिविलियन पर अटैक करने को बुरा समझते हैं। तेहरान, इस्फहान, कोम, करज और करमनशाह में एक्सप्लोजन रिपोर्ट हुए, जिनमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी भी शहीद हो गए। ईरान ने मिसाइल्स और ड्रोन के जरिए फौरन जवाब दिया और उसने इसराइल पर और गल्फ कंट्रीज पे उन जगहों पे जहां पे अमेरिकन फोर्सेस और उनके एयर बेसिस है, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट की फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। सिर्फ चंद दिनों में सैकड़ों लोग हलाक हुए, ऑयल मार्केट्स हिल गई और ग्लोबल टेंशन आसमान तक पहुंच गई। लेकिन असल सवाल ये है कि ये जंग अभी ही क्यों शुरू हुई? तो देखिए, अमेरिका और इसराइल के मुताबिक उनका मकसद क्लियर है कि ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटीज को डिस्ट्रॉय करना, ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने से रोकना, ईरान की मिलिट्री पावर को कमजोर करना और हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप को सपोर्ट करने से रोकना। और इनमें से एक भी रीजन ऐसा नहीं है जो वैलिड हो कि किसी भी कंट्री पर अटैक कर दें। अगर कोई कंट्री न्यूक्लियर वेपन बना रहा है तो उससे आपको क्या खतरा हो सकता है? जैसे आपने बनाया है सो कॉल्ड पीस के लिए, वैसे ही वो भी पीस के लिए बनाना चाहते हैं। और अमेरिका और इसराइल का पीस तो दुनिया देख ही रही है 2023 से, और हिस्ट्री रही है कि जिन्हें ये टेररिस्ट कहते आए हैं, एक्चुअली उनमें से कभी कोई टेररिस्ट प्रूव ही नहीं हुआ। इसराइल बरसों से कहता आ रहा है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम उसके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है और उसने हमेशा इस बात का फ़ायदा उठाया है और अमेरिका को यूज़ किया कि इन मुल्कों पर अटैक करे, जिनमें सीरिया, लबनान, जॉर्डन, फ़लस्तीन, अफगानिस्तान और अब ईरान है, कि ये ममालिक सिर्फ कुछ हफ्तों दूर हैं न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए, जिनमें वो बार बार कहता रहा कि ईरान सिर्फ कुछ हफ्तों दूर है न्यूक्लियर वेपन बनाने में, और अटैक करके उन कंट्रीज़ की इकोनॉमीज बर्बाद कर दी और ईरान पर बुरी तरह से सैंक्शंस लगाए। और उनमें से किसी एक कंट्री से भी आज तक कोई न्यूक्लियर वेपन का सुराग नहीं मिला और ना ही कोई मास डिस्ट्रक्शन का वेपन, बल्कि इसराइल ने खुद फ़लस्तीन में मास डिस्ट्रक्शन की और आज भी वो यही कर रहा है। न्यूक्लियर वेपन तो सिर्फ एक हिस्सा है, असल कहानी बहुत गहरी है। ईरान इसराइल की जंग सिर्फ एक वजह से नहीं है, ये बहुत लंबी टेंशन का नतीजा है जो कि सालों से बिल्ड हो रही है। ईरान कहता है कि वो जंग नहीं चाहता, लेकिन दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रैटेजिक कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलते रहते हैं। एक छोटी सी गड़बड़ फौरन अटैक्स को ट्रिगर कर देती है। इसराइल ये समझता है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश कर रहा है, और जबकि ईरान कहता है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ एनर्जी और रिसर्च के लिए है। इसराइल और कुछ वेस्टर्न मुल्कों को डर है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। ईरान ने यूरेनियम को 60% तक इनरिच कर लिया है, जो वेपन ग्रेड लेवल के बहुत करीब है। इसी वजह से इसराइल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर एयर स्ट्राइक्स किए ताकि ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोका जा सके। और इसराइल को ये भी तकलीफ है कि वाहिद ईरान ही है जो फ़लस्तीन के हक में बोलता है। अगर ये न्यूक्लियर पावर बन गया तो ये खुलेआम हम पे हमला करेगा और बच्चों के जेनोसाइड करने से हमें रोकेगा, और इस बात को अमेरिका भी सपोर्ट करता है। इसराइल के लिए एक न्यूक्लियर आर्म्ड ईरान एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट माना जाता है।
ईरान इसराइल के दुश्मनों को भी सपोर्ट करता है। ये तो कॉमन सी बात है, अगर आपका कोई दुश्मन है तो आप अपने दुश्मन के दुश्मन को सपोर्ट करेंगे। अब इसराइल कहता है कि ईरान इसराइल के दुश्मनों को सपोर्ट करता है। ईरान फाइनेंशियली और मिलिट्री तौर पर उन ग्रुप्स को मदद देता है जो इसराइल के खिलाफ लड़ते हैं, जैसे कि हिजबुल्लाह लबनान में, हमास गजा में और मिलिटियास इराक और सीरिया में। ये ग्रुप्स उस नेटवर्क का हिस्सा हैं जिसे ईरान एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहता है। इसराइल इन ग्रुप्स को ऐसे देखता है कि ईरान उसे हॉस्टाइल फोर्सेस से घेरने की कोशिश कर रहा है। ईरान मजबूती से फलस्तीनियंस को सपोर्ट करता है और इसराइली कंट्रोल को फलस्तीनियन टेरिटरीज पर अपोज करता है। इस वजह से ईरान ओपनली इसराइल को क्रिटिसाइज करता है। इसराइल समझता है कि ईरान फलस्तीन के इशू को इस्तेमाल करता है अपने अटैक्स को जस्टिफाई करने के लिए, लेकिन ये पहले ही जस्टिफाइड है क्योंकि ईरान ही वो वाहिद मुल्क है जिसने इसराइल पर हमला किया और उन बेकसूर लोगों की मदद की। कई सालों से ईरान और इसराइल ने सीधा आमने सामने जंग नहीं लड़ी, इसके बजाय दोनों ने एक दूसरे पर इनडायरेक्ट अटैक किए, मिलिटेयर्स के जरिए, साइबर अटैक्स, असैसिनेशन, सीरिया में स्ट्राइक्स। लेकिन अब ये शैडो वॉर डायरेक्ट अटैक में बदल गई है, जिसमें मिसाइल्स और दूसरे ड्रोन शामिल हैं। स्पेसिफिक इवेंट्स जिसने एस्केलेशन हुई, कुछ इवेंट्स ने तो इस कॉन्फ्लिक्ट को ओपन अटैक्स तक धकेल दिया। 2024 में इसराइल ने दमास्कस में ईरानियन एम्बेसी कंपाउंड को बॉम्ब किया। ईरान ने जवाब में इसराइल पर हंड्रेड्स ड्रोन्स और मिसाइल्स लॉन्च किए। बाद में इसराइल ने ईरानियन मिलिट्री और न्यूक्लियर टारगेट्स पर एयर स्ट्राइक्स किए। हर साइड कहती है कि वो रिटेलिएशन कर रही है और ये चीज साइकिल ऑफ एस्केलेशन क्रिएट करती है। जबकि अगर आप गौर करें तो हर पहला होने वाला अटैक इसराइल की तरफ से होता आ रहा है और सारे अटैक्स मुस्लिम वर्ल्ड पर ही होते हैं। अगर यही न्यूक्लियर बॉम्ब कोई यूरोपियन कंट्री बनाए तो इसराइल उस पर कभी भी अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि इसराइल का असल मसला न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना नहीं है, मुस्लिम कंट्री का पावरफुल होना है। अब इस जंग का सबसे खतरनाक नतीजा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। ये नैरो सा वाटरवे दुनिया के सबसे अहम ऑयल रूट्स में से एक है। तकरीबन 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई यहाँ से गुजरती है। जंग शुरू होने के बाद ईरान ने धमकी दी कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ब्लॉक कर देगा। शिपिंग कंपनीज ने फॉरेन ऑपरेशन रोक दिए। ऑयल टैंकर्स के इंश्योरेंस रेट आसमान तक पहुंच गए। ऑयल के दाम तेजी से बढ़ गए। अब छोटी सी डिस्टर्बेंस भी दुनिया को इन्फ्लेशन, रिसेशन और एनर्जी क्राइसिस तक लेके जा सकती है। इसीलिए पूरी दुनिया इस जंग को बहुत गौर से देख रही है। ग्लोबल पावर गेम, मिसाइल्स और बॉम्ब्स के पीछे एक बहुत गहरा जियोपॉलिटिकल स्ट्रगल है। कुछ एनालिस्ट कहते हैं कि ये जंग असल में एक ग्लोबल पावर कॉन्टेस्ट का हिस्सा है, जिसमें एक तरफ अमेरिका और उसके एलाइज और दूसरी तरफ एक ब्लॉक जिसमें ईरान, रशिया और चाइना शामिल हैं। ईरान एक स्ट्रेटेजिक क्रॉस रोड पर बैठा है जो कि कनेक्ट करता है मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया और ग्लोबल एनर्जी रूट्स को, जहां से ऑयल की फराहमी की जाती है। जो भी ईरान को इन्फ्लुएंस करेगा या उस पर कब्जा करेगा, उसके पास बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होगा और शायद वेनेजुएला के बाद अमेरिका यही चाहता है। अब एक सरप्राइजिंगली जियोपॉलिटिकल कनेक्शन जो एनालिस्ट मेंशन करते हैं वो है वेनेजुएला। वेनेजुएला वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ईरान का सबसे करीबी पार्टनर रहा है और ऑयल का भी सबसे बड़ा सोर्स है। पिछले कुछ सालों में ईरान ने वेनेजुएला को सेक्शंस बाईपास करने में मदद दी। दोनों मुल्कों ने ऑयल और मिलिट्री सेक्टर्स में कॉपरेशन दिखाया। हाल ही में एक ड्रामेटिक यूएस ऑपरेशन के मुताबिक वेनेजुएलन लीडर निकोलस मेडुरो को कैप्चर कर लिया गया, जो अमेरिकन स्ट्रेटेजी में एक शिफ्ट को दिखाता है। लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ी बदमाशी है जिसे सारी दुनिया ने सिर्फ मुंह बंद करके देखा और उस वक्त भी किसी को ह्यूमन राइट्स याद नहीं आए। अब अगर वेनेजुएला अमेरिका के स्फीयर के करीब आ गया तो ईरान अपने एक अहम एलाई को खो देगा और इससे ईरान का ग्लोबल इकोनॉमिक नेटवर्क कमजोर हो जाएगा। जबकि ये तो वो पॉइंट ऑफ व्यू है जो अमेरिका दुनिया को दिखाना चाहता है। असल में कोई इकोनॉमिक शिफ्ट या रिजीम चेंज इनका मकसद नहीं है। इनका असल मकसद है ईस्ट पर मुकम्मल कंट्रोल करना और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लेकर आना, जिसके लिए इनके रास्ते में ईरान सबसे बड़ी रुकावट है। और अमेरिका पहले ही जानता था कि अगर वो ईरान पे हमला करता है तो ईरान अपना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ब्लॉक कर देगा, जिससे उसे ऑयल की कमी आ सकती है। इसलिए अमेरिका ने सबसे पहले वेनेजुएला पर कब्जा किया ताकि ऑयल सप्लाई कम ना हो और उसके बाद जाके ईरान पे इसराइल के जरिए अटैक करवाया, जो कि एक वेल प्लान अटैक था। और सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक जो हाल ही में सामने आया है वो है एप्स्टीन फाइल्स। नए डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक कुछ ग्लोबल फिगर्स के फाइनेंशियल और पॉलिटिकल कनेक्शंस मेंशन हुए हैं, जिनमें डोनाल्ड ट्रंप की काफी वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिनमें वो एप्स्टीन के साथ छोटी छोटी बच्चों के साथ ज्यादती करते हुए देखे जा सकते हैं। और इस बात की कोई बई नहीं है कि ये एप्स्टीन केस ने भी किसी हद तक के इस जंग को शुरू किया। कुछ कमेंटेटर्स कहते हैं कि बड़े जियोपॉलिटिकल क्राइसिस कभी कभी पब्लिक अटेंशन को पॉलिटिकल स्कैंडल्स से हटा देते हैं, चाहे कोइंसिडेंस हो या नहीं। एप्स्टीन फाइल्स और इस जंग की टाइमिंग ने जलती हुई आग को और तेल दे दिया है। अब ट्रंप के लिए एप्स्टीन फाइल्स के डॉक्यूमेंट्स को छुपाना और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। अगर ट्रंप जंग ना करता तो उसे सीधी सीधी कैद है एप्स्टीन केस में, क्योंकि जो हरकतें इन एलीट लोगों ने मासूम बच्चों के साथ की है, ये लोग तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। एक और मुल्क जिसे एनालिस्ट बहुत गौर से देख रहे हैं वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में से है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ईरान, चाइना, इंडिया और अरेबियन सी के दरमियान है। अगर जंग मिडिल ईस्ट में फैलती है तो पाकिस्तान को मल्टीपल साइड से प्रेशर फेस करना पड़ सकता है, जैसे कि वेस्टर्न एलाइज का, जिनमें ईरान और सऊदीया शामिल हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड मुस्लिम नेशंस का, और फिर चाइना तो वैसे ही अमेरिका का दुश्मन है, वो भी पाकिस्तान पर जंग में एंटर होने का प्रेशर डालेगा। और जिस सीक्वेंस से अमेरिका चल रहा है
तो कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान को भी नेक्स्ट टारगेट बनाने का प्लान हो अमेरिका का, क्योंकि तकरीबन सारे अरब ममालिक में इसका कब्जा है। कोई भी अरब मुल्क अमेरिका के खिलाफ नहीं बोल सकता। और वैसे ही पाकिस्तान के लिए भी देखा जा रहा है कि किसी भी पाकिस्तानी लीडर ने, ना किसी उलमा कराम ने अभी तक कोई भी अमेरिका और इसराइल के खिलाफ बयान नहीं दिया, और ना ही ईरान का साथ देने का, जो कि एक शर्म की बात है, क्योंकि अब दुनिया जानती है कि इसराइल और अमेरिका गलत हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोल रहा है, लेकिन पाकिस्तान और मुस्लिम उम्मा बिल्कुल खामोश है। वो अपने ही वालों से लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। जंग का इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी दुनिया भर में फैलना शुरू हो गया है। मार्केट्स ने फौरन रिएक्शन दिखाया और ऑयल प्राइसेस चंद ही दिनों में $70 पर बैरल से $80 पर बैरल तक पहुंच गए। गल्फ रीजन में फ्लाइट्स ग्राउंड कर दी गई हैं, स्टॉक मार्केट्स गिर गई हैं, शिपिंग का इंश्योरेंस कॉस्ट आसमान तक पहुंच गए हैं। और अगर ये जंग महीनों तक चलती रही तो नतीजा खतरनाक हो सकते हैं, जिसमें ग्लोबल इन्फ्लेशन, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, एनर्जी शॉर्टेजेस, और ईरान ने तो सऊदीया और यूएई के डीसैलिनेशन प्लांट्स को भी टारगेट किया है, जिसकी वजह से वो सिर्फ 1 से 2 हफ्ते तक ही पानी के बिना सर्वाइव कर सकते हैं। अभी सबसे बड़ा खौफ है एस्केलेशन का। अभी कई ग्लोबल पावर्स इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, और रशिया ने भी कहा है कि वो भी जंग में कूदेगा, क्योंकि वो अपने न्यूक्लियर साइंटिस्ट से रब्ता नहीं कर पा रहे जो ईरान में न्यूक्लियर फैसिलिटी में काम कर रहे थे। और अगर उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को कुछ हुआ तो वो सीधा अमेरिका पे हमला कर सकता है। अगर और मुल्क इस कॉन्फ्लिक्ट में शामिल हो गए तो सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो सकती है। तारीख और करंट अफेयर्स दिखाते हैं कि जंग अक्सर एक सिंगल इवेंट से शुरू होती है, लेकिन उस इवेंट के पीछे सालों की टेंशन, पावर स्ट्रगल्स और जियोपॉलिटिकल राइवलरी होती है। ईरान यूएस इसराइल की जंग सिर्फ मिसाइल या न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए नहीं है, यह असल में एनर्जी, इन्फ्लुएंस, अलायंस और ग्लोबल ऑर्डर पर कंट्रोल के लिए है, जो अमेरिका और फ्री मेसन्स हमेशा से चाहते हैं। और ये जंग फाइनल टेस्ट भी हो सकता है मुस्लिम उम्मा का, ये देखने के लिए कि इनका ईमान अभी भी जिंदा है कि नहीं, कि इतनी बुरी सूरत हाल में भी मुसलमान एक होना पसंद करेंगे या अपनी अय्याशियों में ही रहने को तरजीह देंगे। अभी तक के तो यही दिख रहा है कि कोई मुस्लिम उम्मा जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। अगर अब भी गल्फ के मुस्लिम लीडर्स और दुनिया भर के मुस्लिम लीडर्स एक नहीं होते तो शायद अमेरिका ये जंग हार भी जाए, लेकिन उनका मुस्लिम उम्मा को सेपरेट करने का प्लान हमेशा के लिए सक्सेसफुल हो जाएगा, और अगला टारगेट आप भी हो सकते हैं। आने वाले हफ्ते डिसाइड करेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट जल्दी खत्म होता है या पूरी मिडिल ईस्ट में फैलता है, या ये पूरी दुनिया के बैलेंस ऑफ पावर को रीशेप करता है, क्योंकि एक रीजनल वॉर असल में एक ग्लोबल वॉर की शुरुआत होती है। पीस कायम करें और एप्स्टीन क्लास लोगों से बचें। अंटिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।